नमस्कार। किंग्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है हाल ही में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के लिए चयनित हुई हमारी प्रियंका रणवा की लाडली दुलारी बहन मोनिका रणवा, और इनके साथ है इनकी मम्मी संतोष देवी जी। पिताजी जो है वो ट्रैफिक में आज ड्यूटी पर है। मोनिका की इच्छा थी कि पिताजी भी हमारे साथ होते, लेकिन चूंकि अभी वो ड्यूटी पर है। इससे पहले कि मैं ये बात शुरू करूं और आप लोगों से एक साझा करें कि मोनिका की यात्रा कुल कैसी रही, एक एस्पिरेंट से लेके एक सक्सेसफुल कैंडिडेट तक की, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सन 2020 को 26 जनवरी 2020 को एसबीआई में सेलेक्ट होने के बाद प्रियंका अपनी सफलता के अनुभव शेयर करने के लिए सेम स्टूडियो में सेम जगह आई थी। उस समय हमारे सहयोगी प्रशांत जी जो मैथ्स फैकल्टी थे, आजकल वो रिको में बतौर एग्जीक्यूटिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उस समय प्रशांत जी ने कहा था कि मोनिका आपका भी आज ही इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब सेलेक्ट होगे तब उसे लोगों के साथ शेयर कर देंगे। मोनिका, उस दिन आपको कैसा लगा था? वो तो सर मजाक मजाक में चल रही थी सारी बातें, तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं अलग से आऊंगी, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस ही क्या है ये सब बताने का, ये सारी बातें करने का। राइट। लेकिन अब चूंकि वो प्रशांत जी वाली बात एज इट इज चरितार्थ हो गई है, हाँ जी सर। तो इस सफलता में जब आप एज ए कैंडिडेट थे और जब आपकी सिस्टर एसबीआई में पीओ के लिए चयनित हो गई थी, जी सर। तो उसके बाद आपकी परिवार के साथ में जो एक्सपेक्टेशंस थी उनमें ऑफ कोर्स आप पर एक अलग तरह का दबाव जरूर आ गया होगा। प्रेशर तो नहीं बोल सकते सर, वो तो थोड़ा कम ही हुआ था कि बड़ी बहन का हो गया तो इसका भी हो जाएगा, उसकी गाइडेंस मिलेगी, उसका मतलब ऐसे वो थोड़ा गाइड करती जाएगी, अच्छी कोचिंग में है तो घर वालों को भरोसा था कि हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी सर। और पहले साल में ऐसा होता है कि आप 2-3 एग्जाम दे रहे होते हैं तो आप पास नहीं हो रहे होते हैं, कभी आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं मेंस एग्जाम के लिए, कभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल सर। तो आपकी अपनी एक एक समझ होती है, चाहे वो बड़ी बहन से मोटिवेशन के रूप में, इंस्पिरेशन के रूप में मिले, पर मैंने आपको पिताजी को बड़ा कद्दावर पाया है। बिल्कुल सर। वो चूंकि मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ और आपके पिताजी और मुझ में ये बात बहुत मैच करती है कि बालाजी महाराज के लिए वो पूरी तरह से, चूंकि जब आपकी सफलता के बाद हमें पेड़े मिले तो पेड़े लेकर के आए तो बोले कि रमेश जी 2 बेटियां हैं मेरे और दोनों ही बैंक में अफसर हो गई है, तो मेरा सीना जो है वो 56 इंच की छाती वाला हो गया है। तो मम्मी से मैं इस बारे में पूछता हूँ कि इस दौरान आपको, मतलब आपको अपनी बेटियों को अभी सक्सेसफुल देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रियंका जब 50 साल की बात की होगी तो लगभग आप जैसी दिखा करेगी। ये तो मिल ही जाती है। मिल ही जाती है। हाँ। तो इन पिछले 5 सालों में आपने अपनी बेटियों को पढ़ते हुए देखा, तो मुझे एक बार बताइए कि इनकी पढ़ने के प्रति जो सामान्य इनका एक शेड्यूल हुआ करता था, जो रोजमर्रा का डेली का रूटीन था, हाँ जी हाँ जी, उस रूटीन में आप इनको कितना नजर रखते थे? रखते बहुत ज्यादा तो नहीं बन रखी थे, वो अपने आप पढ़ लेती। वो अपने आप ही पढ़ लेते थे। इसे भी सफलता और असफलता में आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होना बहुत जरूरी है। यदि आप खुद अपनी तलाश को वक्त नहीं देंगे तो माँ बाप की भूमिका केवल आपको पोषित करने तक की होती है। माँ बाप आपको सुविधाएं दे सकते हैं, जरूरत पड़ने के अनुसार आपकी एग्जाम की फीस, कोचिंग की फीस दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकते। हाँ वो तो है ही, मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है। मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है। तो अब आपको दोनों बेटियों को देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, लग रहा है। आपका भी आशीर्वाद है। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जल्दी दोनों बेटियों की शादी कर दी हाँ वो है बस एक, जाए। वो तो है ही ना। हाँ, तो ईश्वर ऑफ कोर्स, बाद में ऐसी पढ़ाई नहीं होती। बाद में ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ वही तो है ना।
मैं यही पूछूंगा। अच्छा ये बताओ कि बच्चों की माँ बाप कभी भी बच्चों की सफलता का कभी श्रेय नहीं लेते हैं, पर इस दौरान कितनी रातें ऐसी हैं जो मम्मी ने आपके एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले आपका ध्यान रख रख के गुजारी है? सर पिछले 2-3 सालों से ही मान लो मेरे मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकती, चाहे अलार्म हो कैसे भी हो। तो फिर वो सारी जिम्मेदारी मम्मी के भरोसे ही थी कि मैं तो आपके भरोसे सो रही हूँ, सुबह जगा देना। ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे हम जयपुर भी गए हैं कई बार, हाँ तो जी साढ़े सर। 3-4 बजे भी हाँ हमें सुबह 3 बजे भी एग्जाम देने जाना जी पड़ता है, सर। तो उस समय शायद मम्मी तो सोती भी नहीं रही होंगी। मम्मी को रात को नींद नहीं आती उस टाइम उस पे, दिन टेंशन मम्मी को रात को नींद नहीं आती थी। ऐसे मेरे साथ भी होता है। मुझे जब भी ऐसा करना होता है तो मेरी वाइफ जो है वो मुझे रात को 3-4 बार ये चेक कर ही लेती है कि 1 बज गया है, 2 बज गए हैं। और मम्मी हर सूरत में 3 बजे पहले पहले इस बात को चेक कर लेती है, अरे तुझे जयपुर जाना था, गए कि नहीं गए। उनको ज्यादा होती है। अच्छा अब आते हैं विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य चर्चा के बतौर, जो हमारा इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य है। जी सर। क्योंकि आप दोनों महीने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के बतौर अब आप सेवाएं, मतलब आपकी सेवाएं प्रारंभ होंगी, और आपकी सिस्टर 3 साल से ऐसी सेवाएं दे रही जी हैं। सर। 2019 में उनका चयन एसबीआई पीयू के लिए हुआ है, और हाल ही में शायद 4-5 दिन पहले ही उनके 3 साल पूरे हुए हैं, 3 साल कंप्लीट हुए 6 जनवरी को। 6 जनवरी को। तो आपको आपकी दीदी ने तैयारी के दौरान, चूंकि वो सफल हो चुके थे, हाँ जी सर। और आपकी यात्रा उनके सफल होने के साथ साथ ही शुरू हुई थी, उसी टाइम पे मैंने प्रिपरेशन उसी स्टार्ट टाइम पे करी आपने थी। प्रेपरेशन शुरू की थी। आपकी दीदी ने, चूंकि एसबीआई पीओ सामान्य अचीवमेंट नहीं है किसी बैंक एस्पिरेंट के लिए, जी सर। तो आपकी दीदी ने आपको इस तैयारी के बारे में क्या बताया था? सबसे पहले तो सर प्रियंका ने मेरे को यही बोला था कि देख, अगर तेरे को सिलेक्शन चाहिए, मेरे तेरा बैंक पीओ बनना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर तेरे को जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ने में कभी जल्दबाजी मत करना, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितना भी मतलब प्रैक्टिस करते जाओ। ऐसे नहीं कि एक रिजल्ट में फेल हो गई तो तेरे को आगे की पढ़ाई नहीं छोड़ देनी है। बाकी ये था कि तू किंग्स में अच्छी जगह पे है तो उसको इतनी टेंशन नहीं थी कि सर करवा Right. देंगे, अच्छी गाइडेंस में है तू, उसका ये था। ओके, नहीं तो पर ऐसा बहुत कम लोगों को मिल पाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी फैमिली में पहले कैंडिडेट होते हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं, हाँ जी सर। और उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इस बात को लेकर कि क्योंकि इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी सर। कि वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं आपको हमेशा इस बारे में इंटरव्यूज के दौरान भी कहता रहा हूं, आजकल एक मॉक इंटरव्यूज का चलन आ गया है। तो एक मॉक इंटरव्यू लेते हैं और वही मॉक इंटरव्यू हम लोग, कोचिंग वाले जो लोग हैं, उसे ऑनलाइन सिलेक्शन से पहले ही पोस्ट कर देते हैं। जी सर। और जब वो पोस्ट हो जाता है और किसी कारण से यदि कैंडिडेट सफल ना हो, वो तो 1:3 में होता है, तो 2 तो फेल होंगे ही, वो 2 तो बाहर होने ही होने होंगे ही हैं। सर वो तो। तो ऐसे लोगों के साथ, या मैं यूं कहूं कि आपने भी इस तरह के कंटेंट को ऑफ कोर्स किसी ना किसी रूप में जरूर कंज्यूम किया होगा। लेकिन सर मैं ऑनलाइन से थोड़ी दूर ही रहती हूँ, मेरा ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस रहता है। ऑनलाइन से ज्यादा आप ऑफलाइन पे ही हैं। ऑफलाइन तो आप पे बताइए फोकस कि करती आपकी तैयारी का सुबह से लेकर शाम तक का, सुबह तो आप जल्दी नहीं उठते हैं, हूँ मॉर्निंग तो पे। जब भी आप अपना दिन शुरू करते हैं तब से लेकर रात तक आपका बेसिक शेड्यूल क्या था पिछले 6 महीने का? इसलिए 6 महीने का तो यही था कि मैं 10-11 बजे पढ़ाई स्टार्ट करती थी। सबसे पहले 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया रीडिंग के लिए, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है। फिर सर उसके बाद एक मॉक लगा देती थी, कभी पीओ क्लर्क जैसे भी प्री के ठीक हो है। गए। लेकिन मेरा ये था कि सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो प्री के रिजल्ट का वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। राइट। तो मेरे को प्रियंका ने और आपने ये बात पहले ही बोल रखी थी कि प्री से तो सिलेक्शन होगा नहीं, अगर बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो मेंस के लिए भी इक्वल पढ़ना। तो मैंने दोनों चीजों को साथ में लेके पढ़ना स्टार्ट किया था सर। ओके, मतलब ये जैसा कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्जाम है एक स्क्रीनिंग और मेंस है वही आपका असली चयन है। असली चयन वही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब आपने अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी जो सामान्य कोर्स एक बार पूरा कर लिया है, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स को जरूर पूरा करना होता है। बिल्कुल सर। नॉर्मली ये देखा गया है कि हमारे पास इतने सारे टेस्ट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जी सर। और हर स्टूडेंट किसी ना किसी रूप में टेस्ट प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेता है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं क्लासेस में अक्सर इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि आप
जो मॉक में जो टेस्ट दे रहे होते हैं और रियल एग्जाम जो होता है उनमें बहुत अंतर पाया जाता काफी फर्क होता है है। सर। तो उनमें क्या फर्क है मतलब? मैन तो यही है कि वो जितने भी सारे मॉक आते हैं वो सेम पैटर्न के आते हैं, उनमें मतलब डिजिट वगैरह चेंज करके दी जाती है, बाकी वो होता तो सेम ही है। एग्जाम पैटर्न तो पूरा अलग ही हो गया सर। ठीक है, तो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में हाँ जी सर। और जो मॉक टेस्ट पेपर्स के फॉर्मेट है उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। काफी। और कभी कभी स्टूडेंट्स दिन में दो दो तीन तीन मॉक्स भी लगा रहे होते हैं। जी, प्रीलियम्स के तो 5-5 6-6 मॉक भी लगा लेते हैं मॉक लोग, भी फिर लगा भी नहीं लेते हो हैं, पाता फिर भी उनका। नहीं हो पाता। तो ये डिस्कनेक्ट की वजह क्या है? जैसे मेरा ये मानना है कि वो अपने बेसिक्स पर काम नहीं करते वो बेसिक नहीं करते। और उन्हें लगता है कि हम बहुत सारे मॉक्स दे लेंगे तो उससे उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा। इस बारे में आपका अपना अनुभव क्या है? मेरा तो सर मैंने बताया ना कि मैंने बेसिक पे काफी फोकस करा, फिर बस उसी से था कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी स्पीड अपने आप आएगी, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी स्पीड अपने आप अपने आएगी। आप आएगी, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। मैं क्लासेस में अक्सर कहता हूं कि बैंक एग्जाम्स में केवल दो ही सब्जेक्ट पाए जाते हैं, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपको हमेशा इंग्लिश में पढ़नी होती है और एंटरटेनमेंट के लिए हम कहते हैं कि रीजनिंग इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने कहा कि आपने सुबह हमेशा 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते थे और आपको वो न्यूज़पेपर लगभग लगभग साल भर तक तो कम से कम पढ़ना ही पड़ता है। पढ़ना ही पड़ता है आपको रोज पढ़ना है। जी सर। अच्छा, इसमें कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ऑफ कोर्स उनका अपना इंपॉर्टेंस है, आपके रिवीजन के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं, पर आपने ऐसा पर उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कोई भी व्यक्ति याद नहीं कर सकता। जी सर। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं प्रचलित जिसके जिसके संपर्क में विद्यार्थी आते हैं। इवन सर ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो न्यूज़पेपर के लिए भी यूट्यूब पे क्लासेस लगवाते हैं, तो मैं तो उनको बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगी कि आप पढ़ो वो, क्योंकि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो खुद से पढ़ोगे, दूसरा आपको क्या ही पढ़ाएगा। रीडिंग आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। राइट, इसका मतलब आप ये कहते हैं कि जैसे द हिंदू के एडिटोरियल जो एनालिसिस वो आते हैं यूट्यूब पे आते हैं वो यूट्यूब पे आते हैं। हाँ हालांकि जी सर। मैं तो कई बार उसमें ऐसे वाहियात शब्दावली बता हाँ रहे जी होते हैं सर, जिनका एग्जाम से जिनका एग्जाम कोई से लेना कोई देना लेना देना नहीं है। जी सर। तो एक विद्यार्थी, मान लीजिए कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपका एक कजिन है या आपकी छोटी बहन, चूंकि है नहीं पर आपकी छोटी बहन होती है, भाई है, और उसे ये कहते हैं कि चलिए, जैसे प्रियंका ने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी करना है वो मेंस को ध्यान में रख के पढ़ना है। आज आप किसी को कहो कि चलिए बैंक पीओ की तैयारी शुरू करते हैं, तो आप उन्हें कौन सी वो बातें बताएंगे जिनका वो खास ध्यान रखें? सबसे पहले तो ये कि ऑनलाइन के चक्कर से बच्चे जितना हो सके ऑफलाइन पढ़ाई करें अच्छे से। 5-6 महीने वो क्रेश कोर्स आते हैं 3 महीने, लेकिन सर पता है कि 3 महीने में ऐसा कोई कुछ नहीं होता बैंक का है। नहीं हाँ, हो बिल्कुल पाता। बिल्कुल। तो वही तो कि 5-6 महीने एटलीस्ट जितना भी हो बेसिक क्लियर करो, अपना कोचिंग करो अच्छे से, उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट करो। उसके बाद मॉक लगाने उसके शुरू बाद करो, मॉक मतलब लगाना धीरे धीरे रे मना धीरे सब धीरे, कुछ हाँ होगा। ऐसे नहीं कि पहले दिन प्रिपरेशन स्टार्ट करी उसी दिन मॉक से स्टार्ट करी कि वो तो देख नहीं देख हो के, वो पाएगा, नहीं हो पाता वो सर। नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ये मतलब ऐसे होता है, कुछ लोग कोचिंग में आते हैं उनको ये है कि हमें 3 महीने में सिलेक्शन चाहिए। सर जितना मेरा मानना है बैंक एग्जाम इतनी मैं जल्दी तो नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, और एज ए बैंक भी हो तो सर 3 महीने में पॉसिबल नहीं हो कभी पाता। संभव नहीं। आइडियली कितना टाइम लगता है, मतलब मुझ जैसे गांव वाले विद्यार्थी? सर वो तो परसेंट टू परसेंट परसेंट टू डिपेंड परसेंट, करता है। पर आइडियली हम कितना माने, 1 साल लगभग? अगर अपन अच्छे से करें तो 1-1.5 साल में हो जाता है। 1-1.5 साल में हो जाता है। इस दरमियान चूंकि कोरोना वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, इसलिए हमें ऑफलाइन से काफी लोग दूर हो गए थे। इंटरव्यू के दौरान आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या थी? चूंकि आपकी सिस्टर पहले ही सेलेक्ट हो चुकी थी, उनका अपना इंटरव्यू का अनुभव आपको मिला, पर आपकी खुद की स्ट्रेटजी क्या थी इंटरव्यू को लेकर? पहले तो सर मेंस क्लियर हुआ था तो एक डर तो बहुत ज्यादा था कि कैसे क्या होगा, कैसे इंटरव्यू देना है, लेकिन वो आपने बोला कि जितना रियल हो सके उतना रहना है, तो उन लोगों के पास मेरे को ये था कि रियल बन के जाना है, ऐसे नहीं कि फेक बन दिखा दो कुछ देर के लिए। वो भी काफी समझदार लोग होते हैं, वो आपको जान भी जाएंगे बहुत कि सीनियर लोग होते हैं, वही तो 60 इयर्स वाले लोग वो होते अपन बोलना स्टार्ट करते हैं कहाँ से वो वहीं से समझ जाते हैं। हैं। राइट। हाँ जी सर। तो ओवरऑल मतलब आपने बैंक, मतलब अभी आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू है जी सर। और रिजल्ट आया है, अब बच्चों के इंटरव्यूज होने हैं फरवरी में, जी सर। तो उनके लिए चूंकि इंटरव्यूज हमेशा एक जैसे ही होते हैं, जी सर। आप उन्हें क्या सलाह देंगी, मतलब उन्हें इंटरव्यूज के लिए क्या करना चाहिए? उनको भी सर वही है, थोड़ा
रियल बनो, इतना ज्यादा मतलब करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी गाइडेंस में होगा तो हो जाएगा। नहीं वो है, पर मान लीजिए कोई विद्यार्थी हमारे गाइडेंस में नहीं है, बाहर है, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो लोग, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, सब देख रहा है और वो महाराष्ट्र रहता है अच्छा अच्छा। या मध्य प्रदेश में रहता है या गुजरात में रहता है। इस बार मैंने जब इंटरव्यू प्रेपरेशन से, चूंकि आप तो इस बात के साक्षी रहे हैं कि मैं आपके इंटरव्यू के दौरान जब जोधपुर मिला था मैं आपसे, हाँ तब जी मैं सर। सीधा गुजरात से आ रहा था। हाँ, गुजरात घूम के। और गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में हमने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। और उसका बड़ा फर्क ये था कि मैंने लगभग 600 से ज्यादा विद्यार्थियों की इंटरव्यू प्रेपरेशन में उनके साथ में रहा था। लेकिन फाइनली वो जब लोग सेलेक्ट हुए तो उनकी संख्या 201 पहुंची। सो 201 विद्यार्थियों के, ये अनायास एक एक कोइंसिडेंस था कि मेरी इच्छा थी कि 200 का फिगर पास होना चाहिए और वो हुआ भी ऐसा। लेकिन अब आप ये बताएं कि हमारे जो शेखावाटी के विद्यार्थी हैं, आपके दोस्त भी हैं, वो जानना पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू में आरएमजीबी में स्कोर क्या रहा? सर मेरे 90 था। आपका 100 90 मार्क्स 90 स्कोर आया मार्क्स थे। नेट, यानी आपको 20 में से 18। 18 मार्क्स आपको मिले जी हैं। सर। सो दैट्स अ गुड स्कोर। हाँ जी आपने सर। कितनी एक्सपेक्ट की थी? मेरे को ये था कि पहला है तो इतना 70 प्लस आ जाएंगे, इतना था। मतलब ज्यादा 90 का, उम्मीद 90 की 90 का एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी बिल्कुल नहीं आपकी। था सर। तो बताइए आपके इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया था, एक बार ऐसा आइडिया। हालांकि ये गलत बात है, क्योंकि इंटरव्यू को जब हम शेयर करते हैं तो इंटरव्यू एक कॉन्फिडेंशियल टॉक होती है, जी सर। उसे बाहर लाना। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मुझे बताइए क्या क्या पूछा गया, बल्कि मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये बताइए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछे, मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया उनको। उनका पढ़ा हुआ होता है, तो ये था कि सॉरी सर मेरा नहीं पढ़ा हुआ। इससे उनको अपने आंसर से कोई मतलब नहीं होता। जितना मैंने देखा है उनको ऐसे है कि ये बंदी कैसे बोल रही है, आगे कैसे हैंडल करेगी, उस चीज से फोकस करना चाहिए। तो ऐसा लगा आपको कि कहीं आप रुक गए हो? बस सर जाते ही वो थोड़ा 10 सेकंड के लिए हुआ था, फिर नॉर्मल हो गई। ठीक है। तो आपकी आपकी इंटरव्यू से पहले की प्रेपरेशन ने आपको कितना मजबूत बना दिया था उस इंटरेक्शन को हैंडल करने के लिए? वो तो सारा पहले से था तभी हो पाया था। मतलब जैसे कैसे एंटर करना है, वहां पे जाके कैसे बैठना है, कैसे उनसे बात करना है, वो सारा अपन ने पहले प्रिपेयर कर रखा था। आज यदि आपके, चूंकि 90 इज अ गुड स्कोर, तब हम इस बात को बात कर सकते हैं। हाँ जी। तो आपको फेक नहीं होना है। जी हाँ जी सर। आजकल वो सवाल बंद हो गए हैं जिसमें अक्सर कहा जाता था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपना नहीं, परिचय हमारे दीजिए। जितने भी साथ वाले थे इंट्रो तो किसी का हुआ ही नहीं था। इवन मेरा राइट। भी नहीं हुआ था इंट्रो तो। तो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन बंद हो चुके इंट्रोडक्शन हैं। वाले। और उनको वैसे भी है कि कुछ बच्चे सीखे सिखाए जाते हैं, उनको उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है कि आप इंटरव्यू के लिए क्या कोचिंग करके आ रहे हो, रियल रहो ना वहां पे। राइट। ऐसे वो। तो ये मेरा सभी लोगों को, विद्यार्थियों को एक मैसेज है मोनिका के माध्यम से कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन की बजाय आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। आप अपनी एवरीडे जो अवेयरनेस है, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उसे आप इंप्रूव कीजिए और अच्छे व्यक्ति रहिए आप। जैसे कि सामान्य जिंदगी में आप, ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ बैंक ऑफिसर से सीधे ब्रांचेज में जाकर मिलिए। आपको लगेगा कि वो लोग जितने कॉन्फिडेंटली और जितना आपके साथ फ्रेंडली वे में व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार उन्हें आपके इंटरव्यू रूम में दिखना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, वहां पर वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनका की सर्विस ओरिएंटेशन है। आपसे कोई ऐसा उन्होंने सवाल पूछा जिसमें आपको लगा होगा कि ये मैं घर से पढ़ के आई थी या मैं नहीं पढ़ के आई थी, पर मुझे इस बारे में सोचना जरूर चाहिए था? जैसे सर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, तो वो मैं सोच रही थी पढ़ूंगी कि गवर्नमेंट की कितनी की स्कीम है। लेकिन वो उस टाइम पे उन्होंने अचानक से पूछ लिया था। उसके लिए ये था कि अपन ये सॉरी नहीं बोल सकते, हम ये सॉरी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें अपन सॉरी बोल देंगे तो गलत जा सकते हैं। अच्छा, हमें खुद को कितने सवाल ढूंढने चाहिए खुद के बारे में? जैसे हम कोचिंग वाले जो लोग हैं उनकी तो कभी कभी लिस्ट भी होती है कि इतने ही सवाल है, पर आपके अपने सवाल डिफरेंट होते हैं। मम्मी के सवाल अलग होंगे, किसी और के सवाल अलग होंगे। तो हमें इंटरव्यू प्रेपरेशन में सेल्फ सर्च का कितना कितना लाभ मिलता है? हाँ, सबसे पहली बात तो यही होती है कि इंटरव्यू में खुद को जानने का मौका मिलता है कि मतलब हम क्या है, कैसे बोल सकते हैं, आगे कैसे खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसे।
तो आप ये बताइए, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ कि आप अपने बच्चों की, माँ बाप बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मोनिका की कौन सी 3 चीजें आपको सबसे अच्छी लगती है? मोनिका एक तो सिंसियर रहती है ना, ठीक घर है। पे बाहर भी सिंसियर ही रहती हाँ, है। वो तो मैं गिरधारी जी को बोलता हूँ कि आपकी छोटी बेटी जो है वो बड़ी वाली से ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। हाँ जी, वो ही अच्छी है। एक बात तो वो सिंसियर और डिसिप्लिन्ड है, दूसरी बात और कोई काम के लिए मना नहीं करती है कभी मोनिका। कोई काम के लिए मना नहीं करती, हाँ ये इसके व्यवहार में है। हाँ जी। अब जितना मैं जान पाया हूँ ये सर्विस ओरिएंटेशन है, मतलब आप में स्वाभाविक रूप से है, इस कारण से उसे बहुत बार गांव वालों के साथ भी जाना पड़ता है हाँ जी। बाजार में। हाँ, तो गांव से कोई आया या रिश्तेदार कोई आए, तो ऐसे में मोनिका आप कितना वक्त जो है आपको बाजार में गुजारना पड़ता है? फिर काफी टाइम, कुछ टाइम पे तो ऐसे हो जाता है कि आपका 2 दिन बाद पेपर है, लेकिन ये है कि मना भी नहीं कर सकते अपन, थोड़ा मना भी नहीं कर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, इससे आपको क्या क्या मतलब सीखने का क्या मौका मिला? अब जैसे आप करते हैं, दूसरों को वक्त देते हैं, जी सर। और आप कोई भी आ गया तो आप, इस बात का कोई फर्क तो पड़ा होगा ना पर्सनैलिटी में कि मैं सबके साथ इजीली एडजस्ट हो जाती हूँ? जी, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहने की बातें हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। और इससे आपकी पर्सनैलिटी में क्या है, मतलब आप कितने फ्रेंडली हैं लोगों के साथ? मेरा सर काफी, मतलब जैसे हर एज के लोगों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, अच्छे से बात कर पाती हूँ, अच्छे से, मतलब वो तो भी कोई बात ताई और करते हैं। दादी ऐसी जो आपको लगता है कि वो दूसरों को बुलाए ना बुलाए लेकिन मोनिका को जरूर पूछती है? जी सर। ये जरूरी है। ये तो यहां से हमें ये जानना चाहिए, आपको हर एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। जब आप हर एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह की मेच्योरिटी आती है कि हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, छोटों के साथ हमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए, हम उम्र लोगों के साथ हमें कैसे अनुशासित रहना चाहिए। ये आपको किसी इंटरव्यू ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जा सकता, ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, आप पर पिताजी के, बालाजी का कितना असर है? सर देखो, मेहनत तो अपन कर सकते हैं, ऐसे तो भगवान का भी नहीं हो पाता, मतलब कि कुछ ही नहीं किए बिना तो वो भी नहीं मतलब देते। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हाँ जी सर, लेकिन वो पूरा पूरा मेरे को लग रहा है कि भगवान का आशीर्वाद था, तभी मैं आज यहाँ पे पहुंच पाई हूँ। राइट। बहुत ज्यादा। तो मैं एक बार मम्मी से फिर पूछूंगा, पहला तो इन्होंने बता दिया कि बेटी मिलनसार है, हाँ जी। और ये है कि आपने कहा कि इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि आप लोगों के साथ बाजार जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क इस बात का नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं पड़ता इससे। तो दूसरी बात ये हो गई मिलनसार है। तीसरी कोई खास बात जो आपको लगता है कि ये मोनिका में है लेकिन प्रियंका में नहीं है? वो आपको बता रही हूँ, वही है बात। तो प्रियंका में क्या है? प्रियंका वो चंचल है थोड़ी। वो थोड़ी चंचल है। हाँ, चंचल है। और ये थोड़ी सिंसियर है। हाँ, ये सिंसियर, और स्वभाव उसका भी अच्छा ही है। स्वभाव उसका है, देखिए हाँ, होता वो है। चंचल है थोड़ी। अच्छा, गिरधारी जी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हाँ, वो तो बिल्कुल मतलब बहुत ही अनुशासन वाले रहे। जब पहली बेटी अफसर बन गई, उसके बाद आपने अपने पति में कोई परिवर्तन देखा है? हाँ, परिवर्तन देखा, काफी परिवर्तन देखा। क्या परिवर्तन देखा? वही देखा, पहले तो उन्हें विश्वास नहीं था, वही पढ़ गए इतने आगे चली जाएंगे, फिर उसका सिलेक्शन हो गया ना, उसके बाद उसको विश्वास हो गया, फिर विश्वास हो गया। हाँ, तो टेंशन तो रहती है। हाँ, बिल्कुल टेंशन रहती है, इस कारण से कभी कभी माँ बाप थोड़े बच्चों को ढील भी कम देते हैं, उन पर नजर ज्यादा रखते हाँ, हैं। वही है। तो प्रियंका का जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद मोनिका के प्रति उनका रवैया थोड़ा ढिलाई वाला था या? हाँ, बहुत ढीला हो गया फिर। बहुत ढीला हो गया। हाँ जी। इसका मतलब है कि यदि आपका बड़ा बेटा है या बेटी, बड़ी संतान यदि सेटल हो जाती है तो छोटों को लाभ मिलता है। हाँ, बहुत ज्यादा। मोनिका, इसका असर आप पर मतलब आपको देखने को मिला कि जो मम्मी कह रही हैं? बिल्कुल सर, मैं काफी प्रेशर कम हो गया ना, और बाकी दीदी की गाइडेंस भी बहुत मिली कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि माँ बाप यदि आपके साथ थोड़ा टफ है तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो टफ है, इसकी वजह ये है कि वो नहीं चाहते कि आप कोई गलती करो। लेकिन जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि बड़ी वाली सेलेक्ट हो गई है तो छोटे वाले भी वैसा कर ही लेंगे। पेरेंट्स की जो स्ट्रिक्टनेस है उसकी वजह ये नहीं है कि वो आपके विरुद्ध है, उनकी वजह है उनकी आपके भविष्य को लेकर अपनी चिंता। तो वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो, और उन्हें लगता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे
किसी कारण से कोई गलती करें, जैसे ही उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे सही राह पर हैं, तो फिर वो आपको खुली छूट देते हैं। क्या ये बात सही है मोनिका? जी सर। तो पेरेंट्स, ईश्वर और आपकी अपनी मेहनत मिलकर आपको आपकी सफलता की मंजिल पहुंचाती है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ नहीं है, आपकी निरंतरता ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तो इस प्रेपरेशन के दौरान ऐसा दौर आया आपको जबकि आपको लगा हो कि यार मुझे, और मतलब कोई डाउट हुआ कभी, कोई शक जैसा कुछ? लास्ट ईयर सर जैसे मैंने सारे प्रीलिम्स दिए थे, एसपीआई क्लर्क को छोड़ के मेरा एक भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे थोड़ा डाउट आने लग गया था कि क्या मैं कर भी पाऊंगी। बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, ऐसे डाउट तो थे ही सर, लेकिन फिर मैंने अपनी गलतियों को सुधारा था। पहली कौन सी गलती है जिसमें आपको लगा कि यार यदि मैं ये कर लूं तो मैं शायद एग्जाम्स में बेटर कर सकती हूँ या मेरा स्कोर इंप्रूव हो सकता है? आप जब मॉक्स को करते थे तो कैसे एनालाइज करते थे? पजल बनाती थी, उसमें भी मतलब मेरी एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी, तो मैंने एक्यूरेसी पे काफ़ी फोकस किया। मेरे लास्ट ईयर सारे जितने भी पेपर थे, स्पीड मेरी अच्छी आ जाती थी, काफ़ी क्वेश्चन कर लेती थी, लेकिन वो नेगेटिव में चले जाते थे, उस पर मैंने फोकस किया। इसमें नॉर्मली क्या होता है, मतलब जो मिस रीडिंग एक कॉमन एरर होती मिस है, रीडिंग की वो अपन एक छोटी सी गलती से वो पूरा गलत हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें इतनी जो जो हवा बना हुआ है, स्पीड 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 का हुआ, वास्तव में वो हवा है ही नहीं। यदि आप आराम से कॉन्सेप्ट्स रख के एक्यूरेसी के साथ यदि काम स्पीड अपने करें आप आएगी तो उसके स्पीड बाद। अपने आप आ जी जाएगी। सर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्पीड के चक्कर में क्या मिस रीडिंग करते हैं उसी चक्कर में एक्यूरेसी नहीं आ पाती। लास्ट ईयर मैंने भी सेम गलती करी थी सर। कि स्पीड के कारण से आपके नेगेटिव ज्यादा वहां हो पे रहे वो एग्जाम सेंटर पे जाते ही ऐसे होता था कि बैंक का पेपर है, जल्दी जल्दी करना है। जल्दी ऐसा जल्दी करना हाँ, है। ऐसा नहीं है प्रियंका बोल के भेजती थी कि नहीं इतना ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे करना है, लेकिन वहां पे वो हो ही जाता था तो यदि मैं यूं कहूं कि विद्यार्थियों की इस बात पर ये जो कट ऑफ का माया जाल है, जी जो सर। पिछले साल की कट ऑफ और इस साल की कट ऑफ, वो भी अपन दिमाग में लेके चलते हैं घर से जाते हैं कि लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई थी, इस बार इतनी चली गई। ये सबसे गलत चीज होती है सर। कट ऑफ अपन डिसाइड करने वाले होते ही नहीं। अगर पेपर इजी आएगा तो कट तो ऑफ कट ऑफ आ ही जाएगी। जाएगी। अगर टफ आएगा उस टाइम पे भी बच्चे टेंशन ले लेते हैं कि अब अपना क्या होगा, अपनी तो तैयारी नहीं है, मतलब इतना कर ही नहीं पा रहे, तो सर वो भी गलत है, क्योंकि उसके लिए कट ऑफ कम चली जानी है। कट ऑफ कम चली जानी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक बहुत, क्योंकि आजकल तो ये भी होता है कि परीक्षा में जाने से पहले ये क्वेश्चन कर लें, एग्जाम में यही आएगा, इस तरह नहीं, के वीडियोस बहुत मिलते हैं। यूट्यूब पे ऐसे भी आते हैं ना कि वो एनालिसिस दिखाते हैं कि लास्ट शिफ्ट में कैसे आया क्या है। वो भी सबसे बड़ी गलती होती है सर। वो भी सबसे बड़ी गलती है। यदि आप एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि यही अगली शिफ्ट में आएगा और पता चला कि वहां पर तो पूरा पेपर का पैटर्न ही बदला हुआ है। वो टफ भी दे सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा अगर टफ आएगा तो। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने बारे में वो 5 अच्छाइयां बताएं, ये इंटरव्यू का सवाल है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस? स्ट्रेंथ में सबसे पहले तो सर यही है कि मैं एक हार्ड वर्किंग लड़की हूँ। मतलब राइट। ऐसे नहीं है कि मैं आज पढ़ ली कल नहीं पढ़ी। कंसिस्टेंसी काफ़ी रखी थी मैंने, 3 साल में कंटिन्यू की, चाहे कुछ भी हो आधा एक घंटा निकाल के पढ़ना तो है ही। ठीक है। एक तो वो थी। और दूसरी, एक तो कंसिस्टेंसी आपकी स्ट्रेंथ है, जी सर। दूसरी स्ट्रेंथ क्या है? मम्मी ने बता दिया हमें, आप बहुत ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड हैं, जी सर। आप किसी को मना नहीं कर सकते, जी सर। और सिंसियर इन्होंने कह ही दिया है। इसके अलावा मतलब वो वाली बातें जो मम्मी ने नहीं बताई हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरी खूबी है जो लोगों के सामने अभी है नहीं, और मैं वास्तविक अर्थों में अंदर से पूछो तो मोनिका ऐसी है। सर मेरा ये है कि मैं लोगों की बातें अच्छे से सुन सकती हूँ, उनको समझ सकती हूँ। जैसे अगर मेरे को लगेगा कि आप मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो, तो ऐसे नहीं कि मैं सुन के उनको लेट गो कर दूंगी, उन पे काम भी करूंगी। ऐसे है कि बड़े बोल रहे हैं तो अपने अच्छे के लिए बोल रहे होंगे वो। राइट। गुड लिसनर। आप गुडली, हाँ, जब इंटरव्यू के दौरान तैयारी कर रहे थे तो मैंने सबसे पहले इस यही पकड़ा था आपको जी सर। कि आप एक अच्छे लिसनर हैं, क्योंकि जब भी आप सुनते थे और 2 दिन बाद जब एक दिन आपने छुट्टी भी मारी ना किसी दिन, दूसरे दिन आते थे तो आप वो सब करके लाते थे, तो मैं इस बात को एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर गया था कि ये लड़की काफी काफी सिंसियर है और जो कहती है वो उस पर गुणती भी है, हाँ जी। केवल सुनती नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो खुद पे ट्रस्ट करें, और माँ बाप आप ही का अच्छा चाह रहे हैं,
और इंटरनेट के मायाजाल से आप बाहर निकले, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा मार्केटिंग के चक्कर में, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के चक्कर में, फॉल्स क्लेम्स के चक्कर में बहुत आगे निकल गई हैं। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि उनके लिए केवल और केवल मार्केटिंग के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। हर जगह आप देखेंगे, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इस टेस्ट सीरीज में से आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंकिंग इंडस्ट्री में बदलाव हो रहे हैं, उसका डिजिटाइजेशन हो रहा है। हमें आज के 20 साल बाद ऐसे मैनेजर चाहिए जो उस डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में सरवाइव कर सके। इसलिए हमारे पेपर्स उसी के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। हमारे इंटरव्यूज में भी इस बात का जोर दिया जा रहा है कि जो पहले से रिहर्स करके आ रहे हैं लोग इंटरव्यू प्रेपरेशन में, उन लोगों को बिल्कुल भी एवरेज स्कोर से ज्यादा ना दिया जाए। जितने रियल हैं, ओरिजिनल हैं, केवल उन लोगों को तवज्जो दी जाए जिनमें ऐसे गुण देखने को मिलते हैं, सिंसियरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, गुड लिसनर हो, सर्विस ओरिएंटेशन हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हार्ड वर्किंग तो हो ही हो। हालांकि हार्ड वर्किंग होना सभी स्टूडेंट्स में एक कॉमन गुण पाया जाता है। बैंकिंग एग्जाम्स के ज्यादातर सभी विद्यार्थी हार्ड वर्किंग होते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत कॉमन फीचर है जो सभी बैंक एस्पिरेंट में पाया जाता है, पर उनके साथ एक बड़ी समस्या है, वो एक से ज्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और मॉक टेस्ट पेपर, क्योंकि डेली प्रैक्टिस पेपर आपको शायद बेसिक से दूर करता है। क्या मोनिका, आप इससे सहमत है? बिल्कुल सर। मतलब रोज आप यदि डेली प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो, क्योंकि आईआईटी और मेडिकल ने ये एक चलन कर दिया है डीपीपी का, जी सर। पर इससे स्किल बिल्डिंग तो नहीं हो पाती है। तो इसी के साथ हमने ये जाना कि मैं ये चाहूंगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखें। अभी आपके पास बहुत संभावनाएं हैं। मैं कहूंगा कि आप साल भर, 1.5 साल, जितना भी वक्त लगता है, आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी करें। अभी बहुत संभावनाएं हैं आपके पास। आपका जो पोटेंशियल है, आपको ऑफिशियली चरी मिल सकती थी, अभी आपको केवल लोटा मिला है। आपकी संभावनाएं बड़ी हैं। आप यदि अपनी क्षमताओं को आगे और तलाशेंगे तो आप खुद ताजुब करेंगे कि आप बैंकिंग में वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जो वास्तविक अर्थों में आपको नहीं पता है। क्योंकि मैं आपके सामने आपकी बड़ाई नहीं कर सकता, पर एज ए ट्रेनर और एज ए टैलेंट डिजाइनर मुझे जो आपके बारे में जानकारी पता है वो पेरेंट्स को शायद उतनी बारीकी से नहीं पता। माँ बाप केवल आशीर्वाद देने के लिए काम करते हैं और टीचर्स इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। लेकिन सर मेरे पापा तो हमेशा आपके लिए एक ही बात बोलते हैं कि मतलब वो एक कहावत है ना, गुरु बिन कोर अंधेरा, कि गुरु के बिना क्या होता है। तो पापा को तो पूरा 100% भरोसा है, और हमें भी है कि इसी वजह से हुआ है कि अगर सर आप नहीं होते तो ना प्रियंका का होता, ना मेरा इतना हो पाता। देखिए, ये मेरा अलग है कि टाइम जोन में, हर टाइम जोन में हर व्यक्ति को कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपको मेहनती होना तो पड़ेगा। अच्छी गाइडेंस में अपन कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस का होना। ऑफ कोर्स मैं अपन कर समझता सकते हूँ इस बात को कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIM अहमदाबाद, या मैं कहूँ IIT मुंबई, इन सब संस्थानों का अपना योगदान है। इसी तरह से किंग्स एकेडमी का भी अपना योगदान है एक अलग तरह की कल्चर को बनाए रखने में, और बालाजी का आशीर्वाद है कि हमने उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया है। और ये आपके पेरेंट्स, आपकी दीदी, अब आपका मम्मी का, इन सब का विश्वास है जो मुझे हर साल इस बात के लिए मोटिवेट करता है। अदरवाइज मैं हर साल सोचता हूँ कि इस बार 5 अप्रैल को मैं ये इंस्टीट्यूशन किसी को नहीं सर, ऐसा तो कभी सिक्कर के बच्चों के साथ बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। और थैंक यू सर। गिरधारी जी नहीं है, पर मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेबाक और बहुत ईमानदारी वाले जुझारू आदमी है। एक सामान्य कांस्टेबल की बेटी जब बैंक ऑफिसर के रूप में पिताजी उन्हें देखने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं कहां से कहां आ गया। माता पिता अपना विस्तार अपने बच्चों में देखते हैं, इसीलिए माता पिता थोड़े उनके साथ फर्म और टफ भी होते हैं। इसी के साथ आपको एक सुनहरे करियर की पूरे किंग्स परिवार की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।